हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेल्थ जनरेशन की और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने क्यों सेलेक्ट किया? सबसे पहली बात, एक एवरेज मिडिल क्लास पर्सन के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो वेल्थ जनरेशन की है। हम कमाते तो हैं पर हमारे पास वेल्थ नहीं होता है, और बहुत हद तक हम लोग अपने इनकम को, अपने मंथली इनकम को, हम अपने सैलरी को वेल्थ से कोरिलेट कर लेते हैं कि अगर हमारी सैलरी बहुत अच्छी है तो इसका मतलब है कि हम वेल्दी हैं। पर ऐसा होता नहीं है। वेल्थ क्या है? योर एसेट माइनस योर लाइबिलिटीज इज वेल्थ। अब इसका क्या मतलब है? एसेट क्या है? आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा सेविंग्स अकाउंट में जो पड़ा है वो आपकी वेल्थ है। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जो आपने म्यूचुअल फंड्स रखा है, कुछ सेविंग्स रखा है, कुछ स्टॉक्स रखा है, वो आपका वेल्थ है। और आपने जो होम लोन लिया हुआ है, जो आपने कार लोन लिया हुआ है, अगर आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है, या फिर आपके क्रेडिट कार्ड का कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, वो सब आपकी लाइबिलिटीज है। तो असेट माइनस लाइबिलिटीज इज योर वेल्थ। तो यहाँ पर देखिए, इस वेल्थ फॉर्मूला में इनकम का कोई कंपोनेंट नहीं है। आप कितना भी कमाते हो, अगर आपके पास असेट नहीं है तो आप वेल्दी नहीं हो। तो एक एवरेज मिडिल क्लास पर्सन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर कह सकते हैं बहुत बड़ा चैलेंज है वेल्थ जनरेशन का। तो इस वीडियो में हम लोग उस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सा वो सॉल्यूशन है जो हमें वेल्थ जनरेशन करा के दे। और जो कीवर्ड है, जो सॉल्यूशन है, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमें आता है मैनेज करना, तो हम लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेशन जरूर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। मेनली पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमें वेल्थ जनरेट करके देगा। फाइनली लास्ट में हम बात करेंगे कि वेल्थ जनरेशन क्या ऑटो पायलट में हो सकता है, ऑटोमेटिक वेल्थ जनरेशन भी हो सकता है, पर उसके बारे में हम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। आप अपने स्क्रीन में जो फॉर्मूला देख रहे हो, ये एक कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला है, और इसी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला के बेसिस पे हम आज सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जो वेल्थ जनरेशन होता है वो इस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला के तीन एलिमेंट्स को मिलाकर ही होता है। तो आप ये देखेंगे, जो अमाउंट है, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या है हम वो देखते हैं। तो ये जो फाइनल अमाउंट है, इट्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न टू द पावर ऑफ टाइम। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर तीन एलिमेंट्स है। पहला, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लमसम में कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो। तो जो भी वे ऑफ इन्वेस्टिंग है वो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। दूसरा रेट ऑफ रिटर्न है, और तीसरा टाइम, द टाइम यू आर गिविंग योर मनी टू स्टे इन्वेस्टेड, उस वो वाली टाइम कंपोनेंट है। रेट ऑफ रिटर्न तो हमें पता ही है। तो इस तीनों एलिमेंट को मिला के वेल्थ जनरेशन होता है। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, और मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी तक आपको ये फॉर्मूला पता भी होगा, और कॉन्सेप्चुअली आपको ये पता भी होगा कि ये इन तीनों एलिमेंट्स को मिलाकर ही वेल्थ जनरेशन होता है। पर ये तो स्टार्टिंग था, हम अभी आगे बात करते हैं। मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट बात वेल्थ जनरेशन में क्या है कि हम वेल्थ जनरेशन के बारे में सोच कैसे रहे, हमारी सोच प्रॉपर है कि नहीं, अलाइंड है कि नहीं। क्योंकि अगर हमारी सोच सही होगी
तो ही हम वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। और उस सोच को सही करने के लिए जो सबसे यूजफुल ट्रिक है वो है कि विजुलाइज करना। कैसे विजुलाइज करें? हम इन्वेस्टमेंट को विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, इसी कारण से हम इन्वेस्टमेंट करते भी हैं लेकिन बाद में उसको स्पेंड कर देते हैं और हमारे हाथ में कुछ बचता नहीं है। तो अगर हम कोई ऐसा तरीका निकाल लें जिसमें कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को विजुलाइज कर पाएं कि बिकॉज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये 3 एलिमेंट्स को हम मैनेज कर रहे हैं, तो हमारा वेल्थ जनरेशन हो रहा है। तो ये विजुलाइज कैसे करना है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी वेल्थ जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट है, वो समझिए एक बड़ा सा वाटर का टैंक है। ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो एक सिलिंड्रिकल शेप का, वो एक वाटर का टैंक इमेजिन करो, और उस वाटर के टैंक में जितना पानी है वो आपका वेल्थ है। और इस वाटर के टैंक में देर आर 3 नोजल्स, नोजल नंबर 1, नोजल नंबर 2 एंड नोजल नंबर 3। ये तीनों नोजल से उस टैंक के अंदर पानी जाता है। यहां पर पानी मीन्स वेल्थ, पैसा। तो इस टैंक में इस 3 नोजल के थ्रू पैसा अंदर जाता है। जो पहला जो नोजल है वो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। आप जितनी की हर मंथ एसआईपी करते हो या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो नोजल नंबर 1 है। जो नोजल नंबर 2 है वो रेट ऑफ रिटर्न है। आपने अगर कितना रिटर्न कमाया, 5%, 10%, 12%, 15%, तो दूसरा जो नोजल है वो रेट ऑफ रिटर्न है। और जो तीसरा जो नोजल है वो टाइम है, कितने समय आप अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखते हो। तो ये तीनों एलिमेंट मिल के आपकी वेल्थ जनरेशन करता है। अब यहाँ पर समझने की बात क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला हमें क्यों याद होना चाहिए? अब देखिए, ये तो सिंपल सा एक डायग्राम है। ये एक वाटर टैंक है जिसमें एक नोजल से ये 3 नोजल से पानी आ रहे हैं और यहाँ पर पानी फिर जमा हो रहा है। तो ये जो जमा हुआ पानी वो हमारा वेल्थ है। पर आपको समझने की बात ये है कि ये जो वेल्थ है, ये वेल्थ इज नॉट इक्वल टू 1 + 2 + 3। वेल्थ का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, वेल्थ इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 1 + रेट ऑफ रिटर्न टू द पावर ऑफ टाइम। तो ये जो फॉर्मूला है, ये देखिए, ये जो दो एलिमेंट है, रेट ऑफ रिटर्न टू द पावर ऑफ टाइम, ये दोनों एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 + 2 + 3 नहीं है। अगर थोड़ा सा भी रेट ऑफ रिटर्न चेंज होता है तो वेल्थ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा भी टाइम फैक्टर चेंज होता है तो देर इज अ ड्रामेटिक चेंज इन द क्वांटम ऑफ द वेल्थ। तो उस कारण से इस इन्वेस्टमेंट, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला है, इसको याद रखने की जरूरत है। और जो ये कंपाउंडिंग हो रहा है, बेसिकली ये जो दो कंपोनेंट है 2 और 3, इसके कारण ही कंपाउंडिंग हो रहा है। कंपाउंडिंग क्या होता है वो धीरे धीरे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमने अभी तक जो बात की कि हमारे वेल्थ जनरेशन में देर आर 3 कंपोनेंट्स, और वो 3 कंपोनेंट्स 1 + 2 + 3 नहीं है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला है, वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। अभी देखिए, आप ये पूछ सकते हो कि इस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। अब सपोज आप एक बहुत ही रिच आदमी हो, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे बंदे के लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट वाला फैक्टर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अगर मान लीजिए आप एक दूसरे कैटेगरी में आते हो, आप ऐसे बंदे हो जिसके पास पैसा तो बहुत ज्यादा नहीं है पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी बहुत ज्यादा है। आप मार्केट के बारे में जानते हो, आप अपडेटेड न्यूज़ से एकदम अपडेटेड रहते हो, आप कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और स्टॉक एनालिसिस के बारे में जानते हो। तो आप एक दूसरे कैटेगरी ऑफ पर्सन में आते हो, और ऐसे कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए रेट ऑफ रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके कंट्रोल में है। बिकॉज उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है स्टॉक मार्केट की, तो वो रेट ऑफ रिटर्न को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए वो उसके लिए बहुत बड़ा
ड्राइविंग फैक्टर हो जाता है वेल्थ जनरेशन के लिए। जैसे अमीर आदमी के लिए पैसा बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है, क्योंकि वो उसके पास एंडलेस है, वो जितना पैसा चाहे अपने उस टैंक में डाल सकता है। उसी तरह से रेट ऑफ रिटर्न, जानकारी रखने वाले लोग के लिए रेट ऑफ रिटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है। जो तीसरे कैटेगरी ऑफ लोग हैं, जिनके पास पैसा भी ज्यादा नहीं है और जानकारी भी ज्यादा नहीं है, मोस्ट ऑफ अस फॉल इनटू दिस कैटेगरी। तो ऐसे लोगों के लिए टाइम एक बहुत बड़ा एलिमेंट हो जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। हमारे लिए, ये तीसरे कैटेगरी के लोगों के लिए समय एक बहुत बड़ा एलिमेंट है वेल्थ जनरेशन के लिए। तो हम इसके बारे में और बात करेंगे। अब धीरे धीरे करके एक एक एलिमेंट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो इन्वेस्टेड अमाउंट। यहां पर क्या है कि हम अपना पैसा कमाएंगे, उसके बाद कुछ हमारे एक्सपेंसेस होंगे, और उसके बाद जो सेविंग हमारे पास आएगा, उस सेविंग को हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी देखिए, अगर सपोज आपके पास 20,000 रुपए की सेविंग होती है हर महीने, पर आप 20,000 तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते, तो आप उसमें से 2 ही हजार इन्वेस्ट करो। लेकिन आप एक एक प्रोफाइल अपनी बना लो कि मिनिमम हर महीने में 2,000 तो इन्वेस्ट करूंगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच भी मत करो। अगर आप 5,000 सेविंग कर पाते हो, तो आप 1 ही हजार इन्वेस्ट करो, 500 रुपये इन्वेस्ट करो, लेकिन रेगुलरली करते रहो। ये बहुत ज़रूरी है इन्वेस्ट। और आप रेगुलर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? इमेजिन करो कि आपके पास एक बड़ा सा टैंक है और उस टैंक में आप पैसा डालते जा रहे हो, 500 रुपए ही सही, लेकिन आप कुछ ना कुछ उस टैंक में रेगुलरली डालते रहो। अब रेगुलरली का मतलब हर महीने भी हो सकता है, हर दिन भी हो सकता है, साल में एक बार भी हो सकता है। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करो, पर विजुअलाइज आपको ये करना है कि उस टैंक में आपको कुछ ना कुछ अमाउंट डालते रहना है। समझने की बात क्या है कि बहुत लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट कुछ ना कुछ डाल रहा हूँ टैंक में, तो मोर देन एनफ है, मैं तो सेविंग कर रहा हूँ, मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ। पर नहीं, अगर प्रायोरिटी वेल्थ जनरेशन है, तो वहां पर जो बाकी दोनों पैरामीटर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पर जो रियल कंपाउंडिंग हो रहा है वो रेट ऑफ रिटर्न के कारण हो रहा है और टाइम फैक्टर के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्ट करना सफिशिएंट नहीं है वेल्थ जनरेशन के लिए। ये जो बाकी जो दो पैरामीटर्स हैं, इनके इनको भी टेक केयर करना बहुत जरूरी है। तो आते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर हम बात करेंगे रेट ऑफ रिटर्न की। अब रेट ऑफ रिटर्न में हम कितना रेट ऑफ रिटर्न कमा सकते हैं? सपोज आपके पास सेविंग है और आप उस पैसे को अपने बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रख दोगे, तो कितना कितना रिटर्न कमा पाओगे आप? 3.5-4% से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। भारतवर्ष में उससे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न सेविंग्स प्लान में नहीं मिलता। दूसरा जो ऑप्शन है वो एक प्योर डेट प्लान है। डेट प्लान मींस वो भी एक रिस्क फ्री ऑप्शन रहता है। आप जैसे बैंक डिपॉजिट, बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में आपने पैसा डाल दिया, तो आपको 7, 7.5, 8% रिटर्न मिल जाएगा। वहां भी आप देखिए, आपकी जो रिटर्न है वो लिमिटेड ही है। हम लोग यहाँ वेल्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं, और जनरली हम लोग उस कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनके पास जानकारी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग क्या सिर्फ 4 और 8% रिटर्न में ही सीमित रह जाएं? नहीं, हम उससे ज़्यादा रिटर्न हम लोग भी कमा सकते हैं, और उसके लिए हम लोगों को इक्विटी प्लान्स में जाना पड़ता है। तो प्योर इक्विटी प्लान्स क्या है? जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं हमारे पास, जो डायरेक्ट स्टॉक्स हैं, वो प्योर इक्विटी प्लान्स हैं। आजकल एक हाइब्रिड प्लान भी आता है, डेट और इक्विटी का एक मिक्स रहता है, वो हमें करीब 10-11% तक भी रिटर्न दे देता है। पर बिकॉज हम लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर
इक्विटी को हम लोग अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और हम लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ही बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में मैंने दो कैटेगरीज ब्रॉडली बनाया हुआ है। एक है जो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं। प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, अगर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, सही समय पर इन्वेस्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे, तो आपको 20% के आसपास का रिटर्न मिल जाएगा। अभी देखिए, आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पर तो आपको 20% रिटर्न लॉन्ग टर्म में नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप एक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो जहां पर कि स्मॉल कैप और मिड कैप का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, तो वैसे फंड्स, अच्छे फंड्स जो अच्छे फंड मैनेजर्स जिसको रन करते हैं, जिसका एक्सपेंस रेशियोज कम रहता है, बड़े फंड हाउसेस के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ऐसे मल्टी कैप वाले फंड जिसमें कि स्मॉल कैप और मिड कैप का वेटेज ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं। आजकल अ, अ, बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स की लोग बात करते हैं, वो सब पे विश्वास मत कीजिए। बट एक मल्टी कैप, अच्छी मल्टी कैप फंड रन बाय अ गुड फंड मैनेजर एंड रन बाय अ गुड फंड हाउस, इट कैन गिव यू क्लोज टू 20% रिटर्न पर एनम। बट अगेन मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत लंबी है, क्योंकि हम वेल्थ जनरेशन की बात करें, वेल्थ जनरेशन 1 साल 2 साल में नहीं होता, काफ़ी समय लगता है वेल्थ को बिल्ड करने में। और मेरे हिसाब से 15 साल 20 साल तो मिनिमम समय देना चाहिए वेल्थ जनरेशन के लिए। तो अगर हमारे पास वेल्थ के लिए 15 20 साल, वेल्थ जनरेशन के लिए 15 20 साल का समय है, तो वहां पर हम लोगों को डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना इग्नोर नहीं करना चाहिए। भले हमें आता हो नहीं आता हो, लेकिन माइंडसेट फर्स्ट स्टेप में तो हमें यही बनाना है कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। कैसे करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहला माइंडसेट यही होना चाहिए कि अगर हमको लॉन्ग टर्म में बड़ा वेल्थ बनाना है, तो हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किस रूट से करें आप? म्यूचुअल फंड के रूट से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में जैसे मैंने बताया, आपका रिटर्न जो है 20% के आसपास आके लिमिट हो जाएगा। पर स्टॉक मार्केट में ये 20% के ऊपर जा सकता है। बहुत आसान नहीं है, डिफिकल्ट है स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके इतना बड़ा रिटर्न बनाना, वो भी इतने लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन ये पॉसिबल है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। लोग आपको ये कहेंगे कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाना पॉसिबल नहीं है, बहुत रिस्की है, खुद से इन्वेस्ट मत करो। मैं 2007 से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको कह सकता हूँ कि अच्छे स्टॉक्स इन्वेस्टेड एट अ राइट टाइम आपको इस तरह का रिटर्न दे सकते हैं। पर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट स्टॉक्स आपको 20% की के ऊपर की रिटर्न देगी। 20% के ऊपर की रिटर्न मतलब क्या होती है? 50% 60% नहीं। अगर स्टॉक मार्केट में एक रियलिस्टिक, अगर कोई मुझसे पूछे कि एक रियलिस्टिक हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशन अगर रखना है तो वो कितना होना चाहिए, मेरे ख्याल से 25 27 30 के अंदर वो रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या है यहाँ पर? सिर्फ दिमाग की मेहनत है, यहाँ पर कोई पत्थर नहीं तोड़ना है। तो बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत सारा नॉलेज गेन करना पड़ेगा। वो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है नॉलेज गेन करना। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग अगर आपको करना है और आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन 20% प्लस है, तो आपको सबसे बड़ी बात जो है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आपको रेगुलरली पढ़ते भी रहना है और टीवी चैनल्स पे देखते भी रहना है। तो उससे आपको एक फीलिंग रहेगा स्टॉक मार्केट की कि स्टॉक मार्केट अभी ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, फ्लैट जा रहा है। स्टेटस ऑफ स्टॉक मार्केट का आपको एक अंदाज़ा रहेगा। और अगर आप अच्छे आर्टिकल्स पढ़ते हो, कुछ अच्छे बुक्स पढ़ते हो, तो आपको एक थ्योरीज समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट में जो वैल्यू इन्वेस्टिंग की जो थ्योरी है वो क्या है। कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग को यूज करके आप एक अच्छे स्टॉक में अच्छे रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। और
तो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टॉक खरीद लिए और आज खरीदा और कल बेच दिया। वो करने के लिए भी आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, और वो पढ़ाई इतनी डिफिकल्ट नहीं है। आजकल ऑनलाइन के ज़माने में बहुत सारा मटेरियल हमारे पास अब अवेलेबल है ऑनलाइन। आप अच्छे आर्टिकल्स पढ़ो, अच्छे बुक्स पढ़ो, अच्छे इन्फ्लुएंसर की अ, बातें सुनो, और आपको एक फील आ जाएगा। इनिशियली पहले कुछ दिनों में नहीं आएगा, पहले कुछ महीनों में भी नहीं आएगा, पर आप रेगुलरली अगर किस अच्छे बुक्स या अच्छे आर्टिकल्स या अच्छे वीडियोस आप देख रहे हो, तो आपको एक स्टॉक मार्केट की फीलिंग बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, और आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा कि ये वाला स्टॉक इस समय पर खरीदना अच्छा है, और ये मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे पाएगा। अब देखिए, जब हम स्टॉक खरीदते हैं उस वक्त हमें नहीं पता होता है कि ये स्टॉक हमें कितना रिटर्न देने वाला है। हमें जस्ट ये पता रहता है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर तो जाएगा ही, पर क्वांटम ऑफ रिटर्न का अंदाजा हमें इतना नहीं होता है। बट मैं आपको एक हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से बता सकता हूँ कि अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टिंग थ्योरी फॉलो कर रहे हो, और उस वैल्यू इन्वेस्टिंग थ्योरी को फॉलो करते हुए अगर आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स जमा कर रहे हो, तो 20% प्लस का रिटर्न संभव है, और बहुत संभव है। इसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं है। कुछ लोग होंगे आपको शायद कुछ दूसरी बात बताएं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूं, क्योंकि मैं मार्केट में 2007-2008 से इन्वेस्ट कर रहा हूं, और रिटर्न्स इससे ज़्यादा ही होता है। 20% प्लस का रिटर्न मैं एक हम्बल वैल्यू ही आपको बता रहा हूँ। तो ये रिटर्न कमाना पॉसिबल है। अब जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आप मुझसे पूछ सकते हो कि अब 20% प्लस का रिटर्न कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जो वैल्यू इन्वेस्टिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो क्या है? अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करो और सही प्राइस में उनको खरीदो। सिर्फ अच्छा स्टॉक खरीद लेने से ही रिटर्न नहीं बनेगा। सिर्फ अच्छे लो प्राइस वाले स्टॉक को भी खरीद लेने से काम नहीं बनेगा। इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ क्वालिटी स्टॉक बॉट एट अ राइट प्राइस। सो ये एक बहुत सिंपल रूल है, समझना भी इसको मुश्किल नहीं है, और इसको इम्प्लीमेंट करना भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब जैसे एक एग्जांपल लीजिए, आज से 4-5-6 महीने पीछे चले जाइए। जो एचडीएफसी बैंक का जो शेयर था उस टाइम पे आज के मुकाबले 7-8% के डिस्काउंट पे चल रहा था। कितने लोग हम लोगों में से ऐसे थे जो उस समय एचडीएफसी बैंक का शेयर जाके खरीदे? बहुत कम लोग। सबको पता है कि ये इंडिया की एसबीआई के बाद सबसे बड़ी बैंक है, पर कितने लोगों ने जाके उस शेयर को उस समय खरीदा? हार्डली कुछ लोगों ने खरीदा। आज भी बहुत कम इन्वेस्टर हैं जो एचडीएफसी बैंक में जाके अपना पैसा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मोमेंटम इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो अ, अ, दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, वो किसी कारण से एचडीएफसी बैंक का जो शेयर्स है वो सेल कर रहे हैं, और एटलीस्ट एक्यूमुलेट तो नहीं कर रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक की जो शेयर प्राइस है वो एक स्टैग्नेंट जैसी अभी हो गई है, लेकिन पास्ट में अगर आप देखें तो वो स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न दे चुकी है। और सिर्फ रिटर्न की बात नहीं है, वो एक बहुत क्वालिटी बैंक है, बहुत अच्छी बैंक है, बहुत सारे ब्रांचेस हैं। और तो मैं एचडीएफसी बैंक के लिए कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप कल जाके वो स्टॉक खरीदना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई स्टॉक सजेशन नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ कि एक क्वालिटी कंपनी किस तरह से लोग उसको इग्नोर करते हैं और उसका स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है या स्टैग्नेंट हो जाता है। तो सबसे बड़ा रूल तो यही है कि क्वालिटी कंपनी क्या हमको न, एक वैल्यू प्राइस में मिलता है? हाँ, मिलता है। एचडीएफसी बैंक एक एग्जांपल है। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर एचयूएल जो स्टॉक है, वो फिर आज से 6 महीना पहले चले जाइए तो वो आज के प्राइस से ऑलमोस्ट 20% डिस्काउंट में चल रहा था। कितने लोग थे हम लोगों में से जो उस समय एचयूएल का स्टॉक जाके खरीदे? आज जाके खरीदेंगे, लेकिन उस वक्त जबकि वो इतने डिस्काउंट में चल रहा था, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया उस स्टॉक को।
तो ये वो एग्जाम्पल है जो आपको 20% से ज्यादा का रिटर्न लॉन्ग टर्म में मीन्स जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो यहाँ मैं 10 साल, 15 साल, 20 साल टाइम होराइजन की बात कर रहा हूँ, 2 साल 3 साल की बात नहीं कर रहा। तो ऐसे स्टॉक ऐसे वक्त पे जाके खरीदिए जहां पर कि उसको कोई नहीं खरीद रहा, और उसके बाद उसको 15-20 साल होल्ड करके रखिए। आपको क्या लगता है कल HDFC बैंक बंद हो जाएगी? कभी नहीं बंद होगी, 20 साल तक तो एटलीस्ट वो वैसे ही रहने वाली है। हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या बंद हो जाएगी? नेस्ले क्या बंद हो जाएगी? मैरिको क्या बंद हो जाएगी? ये सब कोई भी कंपनी बंद होने वाली नहीं है। ये अच्छी कंपनीज है, वेल रन कंपनीज है, अच्छे मैनेजमेंट है इसके। देखिए, मैं कोई स्टॉक एडवाइस नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक क्वालिटी स्टॉक भी अंडर वैल्यूड प्राइस पे ट्रेड कर सकता है, और हम जैसे इन्वेस्टर उस वक्त उस स्टॉक को जाके खरीद के बैठ जाएंगे और लंबे समय तक उसको पकड़ के रखेंगे। तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न। ये जो हमारा दूसरा पैरामीटर था हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला में, कि अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा तो हमारा जो कंपाउंडिंग वाला फैक्टर था वो एनहेंस होगा। तो रेट ऑफ रिटर्न को एनहेंस करने के लिए हमें क्या करना है? क्वालिटी स्टॉक्स बॉट एट अ राइट प्राइस। और ये राइट प्राइस क्या है? उस वक्त जाके अच्छी कंपनीज के स्टॉक को खरीदना जब बाकी लोग उसको बेच रहे हैं, कोई उसको खरीदना नहीं चाह रहा है। आज के समय में देखिए, आज से 8 महीने पहले एक साइकिल था, मेटल स्टॉक्स जबरदस्त ट्रेड कर रहे थे, जबरदस्त। आज वही मेटल स्टॉक्स के कोई खरीदार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूज़ आ रही है कि चाइना अपने स्टील को डंप करने वाला है, डंप करना स्टार्ट भी कर चुका है। तो मेटल प्राइसेस, स्टील प्राइसेस कम होंगे, रॉ मटेरियल प्राइस भी इन्फ्लेशन के कारण बढ़ रही है तो उनकी मार्जिन भी कम हो रही है। तो ये जो मेटल स्टॉक्स हैं, ये आज के डेट में इसके बारे में सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ही आ रही है कि भाई खराबी होने वाला है, खराबी होने वाला है। तो अच्छे कंपनीज का, मेटल सेक्टर में जो अच्छी कंपनीज हैं उनका स्टॉक क्या अभी खरीदा जा सकता है? मैं कोई एडवाइस नहीं दे सकता, बट कह सकता हूँ ये एक एग्जाम्पल है कि ऐसे कंपनीज का स्टॉक जो कि आज के डेट में बहुत अच्छा नहीं ट्रेड कर रहा है, उसको जाके ऐसे समय में खरीदे जबकि कोई खरीदना नहीं चाह रहा, न्यूज़ में सिर्फ उसकी नेगेटिव न्यूज़ ही आ रही है, हर लोग यही कह रहे हैं कि भाई इसको छोड़ के कहीं और खरीदना चाहिए। ऐसे समय में जाके स्टॉक खरीदो। आपको ये जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो 20% प्लस वाला जो फैक्टर है, वो पॉसिबल हो पाएगा। दूसरी बात यहाँ ये भी है कि हम किस सेक्टर के स्टॉक को जाके खरीद रहे हैं। अब जैसे हमने मेटल सेक्टर की बात की, मेटल सेक्टर में बहुत ज़्यादा रिटर्न कभी भी नहीं बनता। इसके कंपैरिजन में अब मेटल सेक्टर एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक में एक और सेक्टर आता है, वो होता है सीमेंट। जब मेटल चलता है तो सीमेंट भी चलता है, बट सीमेंट फ्रैक्शनली ज़्यादा रिटर्न दे देता है। आज के समय में ये दोनों ही सेक्टर जो हैं, मेटल हो गया या फिर सीमेंट हो गया, दोनों बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो इस सेक्टर में अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, और आज के टाइम में खरीद के उनको बैठ जाइए, और दिमाग में यही रखना है कि अगले 15-20 साल तक मैं इस स्टॉक को खरीद के रखूंगा। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे समय में जहाँ पर कि कोई एक सेक्टर, कोई इंडस्ट्री बहुत अच्छी नहीं चल रही है, उस वक्त में अगर आप कोई स्टॉक खरीदने जाएं तो कोई स्मॉल कैप, माइक्रो कैप या मिड कैप को ना खरीद लें। यहाँ पर एकदम बड़ी वाली, कोई अच्छी वाली जो स्टॉक है, लार्ज कैप है, उन्हीं को खरीदें। ज़्यादा बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में, और आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपको भी भरोसा आएगा। क्योंकि ये जो ऊपर नीचे जो साइकिल है ये चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज नीचे जा रहा है तो कल नीचे नहीं जाएगा, कल भी नीचे जाएगा, बार बार नीचे जाएगा। अगर आप 15 साल के लिए, 20 साल के लिए होल्ड करने वाले हो तो ये जो ऊपर नीचे का साइकिल है आपको बार बार देखना पड़ेगा। ऐसे समय में जहां पर कि प्राइस आपकी नीचे जा रही है और आप अपने पोर्टफोलियो में देख रहे हो कि अरे ये तो बहुत सारा रेड दिख रहा है मुझे, वहां पर आपको भरोसा कहाँ से मिलेगा? वहां पर आपको भरोसा मिलेगा कि क्या ये स्टॉक अच्छी कंपनी की है कि नहीं। HDFC बैंक जैसी कंपनी आपको कॉन्फिडेंस देगी, आपको TCS जैसी कंपनी कॉन्फिडेंस देगी, आपको
एक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी कॉन्फिडेंस देगी, भले वो उसकी प्राइस नीचे जा रही है, लेकिन उस वक्त आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, ये नीचे जा रहा है, ये अभी बेचना तो बिल्कुल नहीं है, उल्टा खरीद ही लो। तो इस टाइप का एक माइंडसेट आपका बिल्ड होगा, और इस टाइप के माइंडसेट में जब आप स्टॉक्स खरीदोगे तो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो डेफिनेटली एनहेंस्ड रहेगा। क्या वो 20% प्लस होगा कि नहीं, ये मैं आज नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अपने हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स को अगर नोट करूं और फिर आपको उसके बारे में बताऊं तो ये पॉसिबल है, मैं इतना तो बता सकता हूं। तो ये हमने बात किया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला के दूसरे पैरामीटर के बारे में, जो कि है रेट ऑफ रिटर्न। अब तीसरे पैरामीटर पे आते हैं। अभी समझ लीजिए, आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं है, जिसके पास स्टॉक मार्केट की बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। तो ऐसे बंदे के लिए जो टाइम फैक्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला का, जो वेल्थ, जिसको हम लोग वेल्थ जनरेटिंग फॉर्मूला भी कहते हैं, इस वेल्थ जनरेशन फॉर्मूला में जो टाइम फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। अब क्यों ये फैक्टर इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ देखिए, हम लोग इक्विटी इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग कोई रिस्क फ्री ऑप्शन पे नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक इक्विटी ऑप्शन है जहां पर की प्राइस बहुत वॉलेटाइल होती है, आज 10 रुपए है, कल 20 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी। तो जब प्राइस इतनी वॉलेटाइल होती है तो इस वॉलेटिलिटी को मैनेज करना हमें सीखना पड़ता है, और इसको मैनेज करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है? वो है टाइम। अपने स्टॉक को खरीदो और उसको बहुत समय तक छोड़ दो, खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रहने दो, उसको बेचने वचने की कोशिश मत करो। तो जब ये टाइम फैक्टर ऐड होता है हमारे स्टॉक परचेज में, तो एक स्टेबिलिटी आ जाती है हमारे प्राइस, जो शॉर्ट टर्म जो प्राइस मोमेंटम है, वो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने आज स्टॉक खरीदा है और हम इस माइंड सेट के साथ खरीदें कि हमें तो ये अब 10 साल बाद ही कुछ देखेंगे इसको, अभी तो सिर्फ एक्यूमुलेट ही करना है। तो यहाँ पर वो, जब भी हम इक्विटी इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म होराइजन रखना, टाइम बड़ी रखना, 15 साल 20 साल का टाइम होराइजन रखना, ये कोई एक चॉइस नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है। और हमारे जैसे लोगों के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, हम लोगों के लिए लॉन्ग टर्म होराइजन रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि जो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला की जानकारी रखते हैं, उन लोगों को पता है कि जितना बड़ा टाइम होराइजन रहेगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग उतना ही मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे इस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला को देखिए, यहाँ पर जो ये हमारा कंपोनेंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट इनटू 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न टू द पावर ऑफ टाइम। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये टू द पावर का इतना बड़ा फैक्टर क्यों है। आप एक नंबर लीजिए 3, 3 प्लस 3 प्लस 3 कीजिए, कितना आएगा? 9। वही 3 टू द पावर 3 कर दीजिए तो कितना आएगा? 3 टू द पावर 27। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 9 होता है, 3 टू द पावर 3 कर दीजिए तो 27 हो जाता है। तो मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला में जो टू द पावर वाला जो फैक्टर है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर आपके वेल्थ जनरेशन स्कीम को बना देता है। अगर ये टाइम आप जितना बड़ा रखोगे, ये जो वेल्थ वाला जो कंपोनेंट है वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। इस चीज को समझने के लिए आपको एक सिंपल चार्ट में दिखाऊंगा, पर उसके पहले जस्ट एक समराइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या अभी बात की। जो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला है उसमें 3 पैरामीटर्स हैं। इन्वेस्टेड अमाउंट कहाँ से आएगा? हमारा इनकम। उसके बाद वहां से जो हम सेविंग्स करते हैं वो हम पैसा इस टैंक में अपना डालते जाएंगे, और इस टैंक में जैसे ही हम पैसा डालेंगे, वहां पर एक दो दो फैक्टर और हमको ऐड करने पड़ेंगे। रेट ऑफ रिटर्न, अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करो, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, सही प्राइस पे इन्वेस्ट करो, तो ये नॉजल भी फिर खुल जाता है और ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलने लगता है। तो इस टैंक में यहाँ से भी फिर देखिए पानी आने लगा। आपने जो
इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाला था वहां से तो आ ही रहा था पानी, अब ये इस नोजल से, रिटर्न के नोजल से भी पैसा आने लगा। और तीसरा जो फैक्टर है वो टाइम फैक्टर है। जितना ज़्यादा समय आप अपने इक्विटी को इन्वेस्टेड रखोगे उतना ही बड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको मिलेगा। अब आपको मैं बताऊंगा ये कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है। इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में हम आपको दिखा रहे हैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया गया है। एक लमसम इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक लमसम इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल लिया है। 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया और एक 12% पर एनम वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट किया। 12% पर एनम मीन्स किसी भी इंडेक्स फंड में आंख बंद करके पैसा डाल दीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए उसको छोड़ दीजिए, 12% रिटर्न तो आपको दे देगा। हिंदुस्तान में तो ऐसा ही है। तो अब देखिए इस चार्ट में आपको समझाता हूँ। ये जो ब्लू लाइन आप यहाँ पर देख रहे हो, ब्लू बार्स जो देख रहे हो, ये सब इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा, ये 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड है। और इस 1 लाख रुपए को एट 12% पर एनम आपने इन्वेस्ट किया और 20 साल तक छोड़ दिया। अब देखिए वो इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो कर रहा है। इन द फर्स्ट ईयर आपका 1 लाख रुपए सिर्फ 0.12 टाइम्स ही बढ़ पाया। उसी तरह से अगर आप 20वें साल पर जाते हो तो यहां पर आप देखोगे कि आपका जो रिटर्न है वो आपके इन्वेस्टमेंट का 8.65 टाइम्स हो गया है। एक तो आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का एडवांटेज क्या है? आपको सोचना ही नहीं है कि ये स्टॉक अच्छा है कि खराब है, कब इन्वेस्ट करना है। आंख बंद करके जब भी आपके पास पैसा आए इंडेक्स फंड में डाल दो, 12% रिटर्न लॉन्ग टर्म में आपको दे देगा। और लॉन्ग टर्म मीन्स 15-20 साल। तो 15-20 साल में आपको 12% रिटर्न मिल रहा है। आपको ये भी नहीं सोचना पड़ रहा है कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, सीधा इंडेक्स में आंख बंद कर इन्वेस्ट कर दो। इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स इज बेसिकली अ बास्केट ऑफ फ्यू स्टॉक्स। अब जैसे सेंसेक्स हो गया, उसमें 30 स्टॉक का बास्केट है। जो निफ्टी 50 है उसमें 50 स्टॉक का बास्केट है वो। तो आप, और ये जो 50 स्टॉक है ये सब क्वालिटी स्टॉक्स हैं, सब मार्केट के टॉप कंपनीज के स्टॉक्स हैं। यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज खुद डिसाइड करती है, जो इंडेक्स बनाने वाले लोग हैं वो लोग खुद डिसाइड करते हैं कौन सा 50 कौन सा 30 स्टॉक इसके अंदर जाने वाला है। सेंसेक्स के जो 30 स्टॉक हैं, मान लीजिए आज कुछ 30 स्टॉक्स हैं, कल उसमें से कोई कंपनी अगर खराब हो जाती है तो वो लोग क्या करेंगे, उस स्टॉक को हटा के एक नया स्टॉक अंदर में अच्छी वाली स्टॉक डाल देंगे। तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, अच्छी स्टॉक है खराब स्टॉक है, बस इंडेक्स खरीद लीजिए। बाकी इंडेक्स बनाने वाले उसका क्वालिटी का ध्यान रखते हैं खुद से। और दूसरी बात है, लॉन्ग टर्म में इंडिया में 12% रिटर्न एक एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इससे ज़्यादा ही मिलता है। लेकिन आप इंडेक्स, बिकॉज इंडेक्स में बास्केट ऑफ मेनी स्टॉक्स है, तो एक एवरेज रिटर्न 12% एज्यूम करना ठीक है। अभी देखिए हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं। 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम फॉर 20 ईयर्स गिविंग अस कितना रिटर्न? हमारा जो रिटर्न है वो हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट का 8.65 टाइम्स है रिटर्न। अभी देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जो 12% पर एनम रिटर्न है इसको हम कुछ स्ट्रैटेजी लगा के इसको बढ़ा सकते हैं। हमने क्या बात किया था यहाँ पर कि अगर हम डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो 20% प्लस का रिटर्न हम कमा सकते हैं। अभी उस चीज को यहाँ पर हम एक बार एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आपने एक स्टॉक पोर्टफोलियो बनाया लॉन्ग टर्म के लिए, और वो स्टॉक पोर्टफोलियो लगभग आपको 20% रिटर्न पर एनम बना के देगा। और उस पैसे को लेट से आप 20 साल तक इन्वेस्टेड रख देते हो, 20 साल तक। तो आपका ये 1 लाख रुपए 20 साल बाद कितना बड़ा हो जाएगा? वो 38 टाइम्स हो जाएगा, 38 टाइम्स। यहां पर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम था, तो वो 8.65 टाइम्स हुआ था। पर अगर यही 12% अगर 20% हो जाता है तो सेम इन्वेस्टमेंट हमारा 38 टाइम्स हो जा रहा है। तो ये जो है ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जो ये रेड बार्स देख रहे हो
इन लेटर पार्ट ऑफ द ईयर्स आप देखिए ये रेड बार कितनी लंबी हो जा रही है कंपेयर टू आवर ब्लू लाइन जो इन्वेस्टेड अमाउंट है हमारा, उसके कंपैरिजन में कितनी बड़ी हो जा रही है। तो जितना समय आप छोड़ोगे वो वो जो रेड बार्स है वो उतनी बड़ी होती जाएगी लेटर पार्ट ऑफ ईयर्स में। और अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न भी अगर आप किसी तरह बढ़ा देते हो, 12 का 14 कर देते हो, 14 का 16 या 20 कर देते हो, तो ये रेड बार्स और बड़ी हो जाएगी। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैंने अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है और कैसे इसके 3 एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करके हम लोग लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियोस को। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है पावर ऑफ कंपाउंडिंग से रिलेटेड या वेल्थ जनरेशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट में अपने कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ को पोस्ट करें। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।